बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम अवामी कचहरी, मैं हूं कैसर खान थनोली। नाज़रीन, आज की अवामी कचहरी हमने लगाई है डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी के अंदर, रावलपिंडी डिप्टी कमिश्नर ऑफिस। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हफ्ते में कई दिन डीसी साहब जो हैं वो कचहरी का इनेकाद करते हैं। कचहरी में सालीन उनके पास आते हैं, अपने मसले मसाइल बयान करते हैं और बातचीत करते हैं कि हमें किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी के अंदर। और अभी डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी क्योंकि न्यूली अपॉइंटेड हैं, यहाँ पर नई उनकी पोस्टिंग है, वो कैसे इन लोगों को सुनते हैं, कैसे मसाइल के हल की तरफ जाते हैं, क्या तरीक़ाकार अपनाते हैं, आज की अवामी कचहरी में हम लोग आपको दिखाएंगे ये सारा अमल। और उसके साथ साथ हम लोग डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी से ये जानने की कोशिश करेंगे कि अपनी नई जिम्मेदारियां संभालने के बाद उन्होंने डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी के अंदर, क्योंकि एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट है रावलपिंडी, यहाँ पर मामलात को कैसे लेके चल रहे हैं, कैसे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आती हैं लैंड ग्रैबर्स के हवाले से भी, और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको ठीक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे साथ तमाम तर डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी के एडमिनिस्ट्रेशन के जो ज़िम्मेदार अफसरान हैं वो आज की इस अवामी कचहरी में मौजूद हैं और हम लोग कोशिश करेंगे अवामी मसाइल भी ये लोग सुने, और उसके साथ साथ हम लोग डिप्टी कमिश्नर और उनकी टीम से डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी के हवाले से होने वाली तमाम तर जो चीज़ें हैं जो आने वाले दिनों में कर रहे हैं, जो उनको चैलेंजेस हैं, उस हवाले से भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैं अपना मेरे क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पर मौजूद हैं फ्लाइट लेफ्टिनेंट रिटायर्ड ताहिर फारूक, डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी। सर, आपको वेलकम करेंगे। थैंक यू। आपके साथ मौजूद हैं उस्मान अशरफ साहब, ADCR हैं, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू, आपको भी वेलकम करेंगे। और आपके साथ मौजूद हैं नायब तहसीलदार रावलपिंडी, आपको भी वेलकम करेंगे। और नाज़रीन, मेरे बिल्कुल राइट हैंड साइड पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर वो साइलिन जो कि डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी की मुख्तलिफ तहसीलों से डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी के ऑफिस तशरीफ़ लाते हैं, अपने मसले मसाइल बयान करते हैं, और ये सिलसिला हफ्ते में 3 से 4 रोज़ तकरीबन ये लोग रखते हैं और ये सुनवाई यहाँ पर होती है। अब उस सुनवाई से कितने बेहतर नताइज आते हैं या बेहतर नताइज आए हैं, ये सारी चीज़ें आपके सामने रखेंगे, या क्या तरीक़ाकार अपनाया जाता है और कितनी जल्दी तमाम तर चीज़ों को आगे लेके जाके उसके ऊपर अमल दरामद कराया जाता है। सबसे पहले सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। पहले तो ये बताइएगा कि आपकी नई जिम्मेदारियाँ हैं, डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, कितना मुश्किल है काम करना? जी बिल्कुल, आपने सही बताया कि रावलपिंडी थोड़ा सा हमारा वन ऑफ द बिज़ीएस्ट डिस्ट्रिक्ट है और बड़ा चैलेंजिंग भी है यहाँ पे, क्योंकि हमारे साथ इस्लामाबाद भी ट्विन सिटी है और यहाँ पे ओवरलैपिंग जुरिसडिक्शंस के बड़े इश्यूज़ होते हैं। और यहाँ पे पाकिस्तान का आई थिंक वाइड डिस्ट्रिक्ट है जिसमें पूरे पाकिस्तान से लोग आई थिंक यहाँ पे रह रहे हैं, और मल्टीपल इश्यूज़ हैं लोगों के। हमें हेल्थ में भी चैलेंजेस हैं लाइक पोलियो, डेंगी, और फिर जैसे हम बात करते हैं लॉ एंड ऑर्डर भी यहाँ पे अक्सर रहते हैं, यहाँ पे काफ़ी चीज़ें चलती रहती हैं साथ साथ। और लैंड रेवेन्यूज़ के काफ़ी लोगों के इश्यूज़ हैं, काफ़ी यहाँ पे मशरूम ग्रोथ है डेवलपमेंट की, तो गाय बगाए ये डेफिनेटली चीज़ें हैं। और मरी, आपको पता है कि पाकिस्तान का हिल स्टेशन है और वो इटसेल्फ उसकी अपनी डायनामिक्स हैं, तो वो भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पिंडी का पार्ट है। तो ओवरऑल आई थिंक रावलपिंडी इज़ अ चैलेंजिंग डिस्ट्रिक्ट, कोई शक नहीं। आते साथ आपने अपनी टीम, अपने लोगों से ज़रूरी बात है मुलाकातें भी की हैं, हमने देखा भी कि आप डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज़ के जो आला अफसरान हैं, जो वहाँ के ज़िम्मेदारान, उनसे भी मिलते रहे। बाकी जो भी आपके मातहत बाकी जो इदारे हैं, जो अफसरान हैं, उनसे भी आपकी बातचीत होती रही। कितना आपको लगता है कि आने वाले दिनों में लोगों के मसाइल हल कर पाएंगे? डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी के जो बासी हैं वो बहुत सी चीज़ों में बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आते हैं, उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। नहीं, डेफिनेटली जी, पूरी मेरी तमाम टीम्स के साथ और मेरे जो फील्ड विज़िट्स हैं तमाम तहसीलों के, वो भी चल रहे हैं। मैं अभी तक 4 तहसीलें विज़िट कर चुका हूँ और आज भी अभी टेक्सला से वापस आया हूँ। तो जाने का मकसद ये होता है कि आप ग्राउंड सिचुएशन को देखते हैं और उसके जो हमारे म्यूनसिपल्स के इश्यूज़ हैं, हमारे जो रेवेन्यूज़ के इश्यूज़ हैं, हमारे हेल्थ के हैं, हमारे एजुकेशन के हैं, उनको 1 बाय 1 हम टैग करते रहते हैं, क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है ये एज अ टीम काम करती है, और तमाम जो गवर्नमेंट के प्रायोरिटी एरियाज़ होते हैं उनकी हम पीरियडिकल मीटिंग्स करते हैं, प्रोग्रेस रिव्यू देते रहते हैं। कुछ की डेली होती है, कुछ की वीकली होती है, कुछ की बाय मंथली एंड मंथली होती है। तो इससे हमारे पास एक लेटेस्ट अपडेट चलती रहती है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के काफ़ी इनिशिएटिव चल रहे हैं, पब्लिक फोकस्ड। आजकल हमारा चीफ सेक्रेटरी साहब का एक 18 नुकाती प्रोग्राम चल रहा है जिस पे हम जो डिफरेंट एरियाज़ हैं उनके ऊपर हम डेली काम करते हैं। साथ ही साथ हमारे जो बोर्ड ऑफ़ रेवेन्यू है उसके तहत रेवेन्यू के अंदर काफ़ी लैंडमार्क्स रिफॉर्म्स चल रहे हैं, जिसमें हम दही मरकज़ माल एक्सटेंड कर रहे हैं मौज़ा लेवल्स पे। हमारे राज़ी रिकॉर्ड सेंटर्स की हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। जो हमारे जो मिसिंग रिकॉर्ड्स थे रेवेन्यू के, उनकी कंपाइलेशन चल रही है। और साथ ही साथ ये जो हमारे नए पटवारी भर्ती कर रहे हैं, जो खाली सीट्स थी। तो ओवरऑल इन तमाम चीज़ों का मकसद ये है कि लोगों के जो इश्यूज़ थे जिनकी वजह से लोगों को
चीज़ें या उनकी कंप्लेंट्स को रेजोल्यूशंस में टाइम लगता था, उनको हम बेहतर तरीके से कर सकें। और गवर्नमेंट का जो फोकस्ड है वो डिजिटल काम की तरफ है, ताकि लोगों को कम से कम हमारे पास आना पड़े और मोस्टली जो हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं उनको ये यूज़ करें, ताकि इनका जो पब्लिक इंटरेक्शन है वो भी काम हो, इनका भी टाइम ज़ाया ना हो जो हमारे दफातर के चक्कर लगाते रहते हैं। तो इंशाल्लाह ओवरऑल गवर्नमेंट काफ़ी फोकस्ड है पब्लिक सर्विस डिलीवरी पे, चाहे वो सोशल सेक्टर है, चाहे वो डेवलपमेंट है, चाहे हमारे जो बेसिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज़ हैं और म्यूनसिपैलिटीज़ के इश्यूज़ हैं। तो एक तरतीब के साथ आने वाले दिनों में आवाम को सहूलियात फराहम करने के लिए आप लोग कोशिश हैं। आप लोग वीक में कितने दिन यहाँ पर कचहरी लगाते हैं और बताइएगा कि क्या तरीकाकार अपनाते हैं? बेसिकली सर मैं तो तकरीबन 5 डेज़ अ वीक करता हूँ। ये तमाम लोग यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं, तो फिर मैं ख़ुद बाहर आके इनके साथ 1 बाय 1 इनके प्रॉब्लम्स को सुनता हूँ। मोस्टली जो इनके इश्यूज़ होते हैं मौके पे ही हम उन कंसर्न जो ऑफिसर्स होते हैं उनको डायरेक्शन देते हैं। किसी के साथ टेलीफोनिकली बता दिया जाता है ताकि उसको फॉलो अप कर सकें। और जितनी भी यहाँ पे कंप्लेंट्स खुली कचहरी में मेरे पास आती हैं उनको हम कंपाइल करते हैं और उसको फॉलो अप भी करते हैं, ताकि ये लोग बार बार हमारे पास ना आए। जिनके काम होने वाले होते हैं कोशिश होती है कि जल्दी हो जाए, कुछ ऐसे भी होते हैं जो बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और उन पर इतनी जल्दी काम नहीं हो सकता, तो वो भी हम इनको थोड़ा सा गाइड भी करते हैं। तो ये एक 2 वे प्रोसेस है, ये चलता रहता है। और फिर उससे हम लोग चाहेंगे कि क्योंकि लोग यहाँ पर मौजूद हैं और बड़ी देर से यहाँ पर आए हुए हैं, आप लोग इनके मसाइल सुनें, इनसे बात करें और किसी का जो मसला है उसको फिर हम लोग देखते हैं कि कैसे आप लोग हल करते हैं। जी ठीक है। बेटा मैं बेवा हूँ। ठीक है। तो 4 मेरी बेटियाँ हैं और एक बेटा है जो कोयटा से किम्स से मेडिकल कर रहा है। अच्छा जी। तो ज़मीन पे उस शख्स ने कब्ज़ा किया हुआ है और जब मैं यहाँ पिंडी में रह रही हूँ, जब मैं वहाँ जाती हूँ तो कलाशनकोफ निकाल के मेरे ऊपर फायरिंग करता है। वो किस जगह पे, जो जिस जगह पे कब्जा हुआ? कहूटा में है जी। तो मुझे आप थोड़ी सी एप्लीकेशन उसकी दे दें, मैं इसी साहब को कंसर्न को बता देता हूँ। आप मुझे एप्लीकेशन बेटे आज नहीं लाई। अच्छा ठीक है। पहले बहुत एप्लीकेशन दी हैं। अच्छा, मुझे तकरीबन 8-9 साल से उसने कब्जा किया हुआ है। नहीं, आपका नाम और मुझे नंबर दे दें। अच्छा, शकीला खातून जंजुआ। आपका मसला ज़मीन का किसके साथ है? कौन आपकी ज़मीन पे वो काबिज है? सोतेला कज़न है, मेरे मियाँ का फूफी का बेटा है, सोतेला कज़न है। ठीक और है। उसका शेयर जो है वो अपने नाना के साथ बनता है, जो कि और उसकी है। मेरे जो ससुर है वो एक ही थे और उनकी ज़मीन मेरे नाम है। ठीक है। मेरा इंतकाल, वरासतनामा सब कुछ मेरे पास है। जो आपकी विरासत पे आपके नाम आई हुई है ज़मीन, वो उसका कब्जे का इशू है? हाँ जी, कब्जा उसने किया हुआ है और तकरीबन सारा गाँव उसने साथ में लाया हुआ है। कितनी ज़मीन है आपकी जो विरासत में आपको मिली है आपके खामन की तरफ से? ज़मीन मेरी कोई 22-23 कनाल है। और आपके पास अपने पास इस वक्त कितनी है? अपने पास यही 22-23 कनाल है, उसमें से 6-7 कनाल पे उसने कब्जा किया हुआ है। ओके ठीक है, तो आप हमें उसको चेक कर लेते हैं, देख लें। गांव कौन सा है आपका? कोटा गाँव है, गाँव बटाला, बटाला तहसील कोटा, गाँव बटाला। और कितने अरसे से आपका कब्जा हुआ हुआ है इस पे? इसने तकरीबन 7-8 साल से कब्जा किया हुआ है। गाँव वालों की बिल्ली भगत से किया हुआ है, जिसमें मेरे अपने हकीकी रिश्तेदार भी इसके साथ हैं। ठीक है। तो वो पुलिस को पैसा दे देता है, जो लोकल पुलिस है कोटा थाना। ठीक है। वहाँ पे मेरी गाड़ी के ऊपर उसने फायरिंग की है, FIR कटी है, सारा कुछ हुआ है, लेकिन उसने जो है वो लोकल पुलिस तफ्तीश चेंज करवा दी उस आदमी ने। नहीं, हम दोनों एंगल से इसको देख लेते हैं, लॉ एंड ऑर्डर पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से और रेवेन्यू के हिसाब से भी। तो आपका मसला इंशाल्लाह हल कराते हैं इसको, ठीक, ऑन मेरिट पे होगा जो भी इसका इंशाल्लाह होगा। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कौन है जी? आपका क्या मसला है? मैं मरी से आई हूँ। मरी से आई हैं जी, मैंने आपसे कहा था मुझे नौकरी की ज़रूरत है। अच्छा, ये दुकान भर्ती के लिए आई हैं? जी, मैं पिछले मंगल को भी आई थी, आज फिर सुबह आई हूँ। मैं नहीं करती हूँ कहीं भी काम। आप काम नहीं करती? जी, मेरे मियाँ के 20,000 तनख्वाह, उससे कोई नहीं गुजारा चलता। अच्छा, नौकरी चाहिए। कभी कभी हमारे घर का चूल्हा भी नहीं जलता है। मेरे 4 बच्चे हैं सर। ठीक मैं है, चाहती हूँ एक आप कॉल करें, मरी नौकरियाँ निकली हुई हैं, वो ठीक है। देते नहीं है, कहते हैं किसी की सिफारिश हो फिर देंगे। आपने अपने लिए नौकरी चाहिए या खामन के जी, लिए चाहिए? मुझे अपने लिए चाहिए। अपने लिए? जी। आपके खामन तो RWMC में मुलाजिम हैं, ड्राइवर जी, हैं? वो ड्राइवर है। अच्छा ठीक है, इसको करते हैं। सर अपना तारुफ करवाइएगा, आप कहाँ से आए हैं और आप क्या मसाइल लेके आए हैं? सर मेरा नाम सैयद फयाज हुसैन गिलानी है। सर इससे पहले कि मैं ये जो एप्लीकेशंस पे लिखा हुआ है वो बात करूं, एक तरफ मैं, आप चूँकि नए हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट भी है या आप कह लें तजवीज़ भी है। ठीक है जी। हम सर यहाँ पे आते रहते हैं और सिर्फ ये आपके ऑफिस में नहीं है, मुख्तलिफ दूसरे दफातर में भी ये मसला होता है। एक बंदा जैसे ये खातून कोटा से आई हैं, कोई गुजर खान से आता है, यहाँ पे पता चलता है कि आप मीटिंग में हैं।
अब जाहिर है लोगों को तो पता नहीं होता, वो बाज़ औक़ात हमारे साथ ही होता है कि हम दिन भर बैठे रहते हैं और शाम को ये होता है कि वो आपका स्टाफ कहता है कि कल आएँ। ठीक है जी। तो वैसे दुनिया में आपको पता है कि आजकल ये एक सिस्टम ऑनलाइन हुआ है। ठीक है। अगर कोई ऐसा सिस्टम बन जाए कि ऑनलाइन टोकन इशू हो जाए, वहाँ पे वो दिन भी लिखा होता है, टाइम भी लिखा होता है कि आप फलां दिन को आ जाएं, तो ये मैं समझता हूँ ख़वातीन के लिए, बुज़ुर्गों के लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। ये आपकी अच्छी तजवीज़ है। इवन मतलब हम कोशिश करेंगे कि अगर ज़्यादा लोग आ जाते हैं तो मेरे पास जूम, तो मैं अपने पीए को कहूँगा कि इन लोगों से मेरी वर्चुअली भी बात करा दिया करेंगे। तो ये भी अच्छी बात है सर, आई थिंक अच्छी तजवीज़ है आपकी, तो हम इसको कंसिडर करते हैं जी, ताकि लोगों आपका भी टाइम ज़ाया ना और हमारा भी ना हो। इन केस कहीं मैं मीटिंग से वापस भी आ रहा हूँ तो आई कैन। ये सर हमने एक एप्लीकेशन जो पुरानी है, इसमें आपके ऑफिस की तरफ से महकमा ज़राअत के हवाले से कोई इकदाम किया गया है, क्योंकि वो बहुत सारे अब सिफारशी हमारे पास आना शुरू हो गए। ठीक है जी। इसके लिए हम आपके ज़ाती तौर पे मशकूर हैं। लेकिन जो दूसरे मसले हैं सर, किरायों और कीमतों वाले, पूरे पिंडी डिस्ट्रिक्ट में हम गरीब लोग हैं सर, हम तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाते हैं। ठीक है। किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट, किसी वैगन, किसी बस, किसी कोस्टर में कोई किरायानामा नहीं है। ठीक है। और मैं रोज़ाना खुद देखता हूँ कि रोज़ाना लोगों के झगड़े होते हैं। ठीक है। क्योंकि ये सवारियों की आदत है, वो कहते हैं यार सुबह 60 लेंदे हो तो शामी 75। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक और भी दिलचस्प बात बताऊँ कि पहले हमारे दुकानदारों या कंडक्टर्स का ये एटीट्यूड होता था कि वो कोई जस्टिफिकेशन देते थे। ठीक है। अब जब से ये नई हुकूमत आई है, वो बड़ी एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ हमारी तरफ देखते हैं और कहते हैं जी तब्दीली आई है ना। ठीक है। मतलब वो एकदम से सारा इल्ज़ाम हुकूमत पे लगा देते हैं। हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि कोई एक किराएनामों का कोई एक सूटेबल बंदोबस्त हो और हर वैगन और हर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ये लगा हो। दूसरा सर, हमने आपको एप्लीकेशन दिया कि हमारे इलाके में गवर्नमेंट की बनी हुई ज़मीनें, रोडें हैं जिस पे हुकूमत ने करोड़ों रुपए खर्च किया है। ठीक है। अब चूंकि नई कंस्ट्रक्शन बढ़ गई है, नई नई सोसाइटियाँ बन रही हैं, ठीक है, उनका सीवरेज का कोई सिस्टम नहीं है। हर शख्स आसानी के साथ पाइप लगाता है और मेन रोड पे फेंक देता है। रोडें हमारी डैमेज हो रही हैं, लोगों के लिए गुजरना बहुत मुश्किल है, ख्वातीन के लिए, बुजुर्गों के लिए। इस पे हमने लिखा हुआ है कि हमारे स्कूल हैं उन रोडों के किनारे, मसाजिद हैं, सुबह नमाज पढ़ने जाएं, कपड़े ख़राब हो जाते हैं। ताहिर फारूक साहब, इनकी गुफ्तगू सुनने के बाद ये इन्होंने कहा कि मैं कोई ज़ाती मसला लेके नहीं आया, अवामी इशूज़ के ऊपर बात की इन्होंने, और ये मसाइल कैसे हल करेंगे, क्या तरीक़ाकार अपनाएंगे? बड़ी इनकी 2-3 बड़ी पर्टिनेंट कंप्लेंट है और ये बड़ी ठीक बात है। एक तो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हमारा जो आरटीए का जो होता है, सेक्रेटरी आरटीए जो रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी होती है, जिसको डिस्ट्रिक्ट्स में यूजुअली डिप्टी कमिश्नर हेड करते हैं, तो ये एक रेगुलर फीचर होना चाहिए कि जो हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स के जो किराएनामे होते हैं, जैसे हम मंथली प्राइस मीटिंग्स करते हैं, चीज़ें नोटिफाइड करते हैं, तो इसको भी करना चाहिए, उसकी भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो इंशाल्लाह इसको हम देखते हैं कि पिंडी में भी जितनी हमारी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रही है मुख्तलिफ एरियाज़ में, चाहे वो वैगन है, चाहे वो छोटी गाड़ी है या बड़ी गाड़ी है, तो उनमें वो पब्लिक डिस्प्ले होना चाहिए। ये बात बहुत हद तक दुरुस्त है कि आज भी बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, हर किसी के पास अपनी गाड़ी नहीं है। नहीं, इसका इंशाल्लाह, और आपको नज़र आएगा नेक्स्ट मीटिंग में, आप देखेंगे कि हमारी मोस्टली जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, इंशाल्लाह जो भी हम उसको डिसाइड करेंगे तो किरायानामा उसका डिस्प्ले होगा, ताकि लोगों की ये जो आपस में तूर तकरार होती है, लड़ते हैं इस चीज़ पे, वो नहीं होगा। सेकेंडली जो इन्होंने बात की प्राइस की, ओवरऑल प्राइस के लिए डिस्ट्रिक्ट पे इस वक्त हमारे, अगर पिंडी की बात करें तो 51 प्राइस मैजिस्ट्रेट पूरे डिस्ट्रिक्ट में काम करें, तमाम जो हमारी 9 तहसीलें हैं, और इसके हर सैटरडे को चीफ सेक्रेटरी साहब भी इसका रिव्यू करते हैं, और एक फ्राइडे को कमिश्नर साहब भी पूरे डिवीज़न का करते हैं प्राइस का, और हम भी यूजुअली मिड वीक में एक रिव्यू रखते हैं। हम बड़ा इसको बड़ा फोकस्ड, एक गवर्नमेंट का बड़ा प्रायोरिटी एरिया है। डेफिनेटली इश्यूज़ हमें रहते हैं क्योंकि यहाँ पे पिंडी की अपनी इंडिपेंडेंट मंडी नहीं है, हमारी और इस्लामाबाद की जॉइंट मंडी है I-11 वाली, और हम जब हमारी जो चीज़ें आती हैं साउथ से आती हैं तो यूजुअली हम एंड पे आते हैं तो थोड़ी सी महंगी होती हैं, लेकिन मतलब उधर से आते हो यहाँ पर चीज़ें महंगी हो जाती हैं। डेफिनेट, बिकॉज नो डाउट कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर बार बार ये बात करते हैं कि आवाम को सहूलियात देने के लिए प्राइस कंट्रोल करनी और ये जो नाजायज़ मुनाफाखोरी है इसको रोकना है, और इसमें डेफिनेटली किसी और का कोई रोल नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन ही ये काम कर सकती है। लेकिन बड़ी माजरत के साथ ये चीज़ें होती नज़र नहीं आती, ये चीज़ें हुई नहीं हैं क्योंकि ये बड़ा एक ओपन एंडेड सा होता है डेफिनेटली, क्योंकि देखें हमारे 51 प्राइस मैजिस्ट्रेट्स हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में, और वो डेली निकलते हैं, एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स उनकी ये ड्यूटी होती है कि वो उसको करते हैं। एक हमारी कीमत ऐप चल रही होती है जिसके ऊपर लोग कंप्लेंट करते हैं, तो वो प्राइस मैजिस्ट्रेट उसी जगह पे जाके उसको, क्योंकि जियो टैग होती है उस पर, उसको रिजॉल्व करता है, हमें कंप्लेंट करता है।
लाइक अगर हम बात करें तो लास्ट मंथ में तकरीबन कुछ 30 लाख के करीब जुर्माना हुआ पूरे पिंडी डिस्ट्रिक्ट्स में, कोई 20-22 के करीब FIRs हुई। लोग ये कहते चल हैं रहा था बट कि दुश्मनियाँ निकाल लेते हैं नहीं, मजिस्ट्रेट्स आके, जिधर काम करना होता है वहाँ पर नहीं किया जाता। आपको लगता है कि बाकी नो डाउट कि अभी तरक्की है, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, ऐप्स के ज़रिए लोग ये कंप्लेंट्स करते हैं? मैक्सिमम तो नहीं करते, लेकिन कुछ लोग करते हैं जिनको इस चीज़ की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होती है, तो उसका फ़ायदा ये होता है कि वो आपकी लॉग हो जाती है, वो उसका डैशबोर्ड पे पता चल रहा होता है और हमें उसको प्राइस मैजिस्ट्रेट उस पर जाना पड़ता है, ये हैज़ टू टेक एक्शन जो भी होता है, और फिर उसको रिप्लाई करता है। लोग कहते हैं आते हैं फर्जी कार्रवाई करते हैं और चले जाते हैं। नहीं, वो ऐसी बात भी नहीं है हमारे पास, क्योंकि ये सारे जो पैसे जमा फ़ाइन होते हैं, FIR होते हैं, उसका रिकॉर्ड होता है और उसकी प्रॉपर बासपुर्स की जाती है। लेकिन क्योंकि इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट होता है, डेफिनेटली कहीं ना कहीं हर जगह पे आप नहीं पहुंच सकते, बट कोशिश गवर्नमेंट की ज़रूर है कि हम प्राइस को रेगुलेट करें और इसको इन्फोर्स करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं एक बहुत ही गरीब आदमी हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैंने बहुत जगह पे अपनी नौकरी के लिए अप्लाई किया, लेकिन भी मुझे कोई नौकरी नहीं मिली है। एज कितनी है आपकी? मेरी एज जो है वो तकरीबन 42 साल बनती है। अब सरकारी जॉब के लिए तो आपकी एज ओवर नहीं, ये डेली वेजेस में मैंने अप्लाई किया, डेली वेजेस डेंगी मिसाल में करते हैं वो। अच्छा, ये उसके लिए आप मुझे जो है आपका कंसेशन दे दें, मेहरबानी करें। पहले कभी काम किया हेल्थ डिपार्टमेंट नहीं, में? मैं इसी डेंगी साल में जो है ना, मैंने 2 साल पहले काम किया था। मैंने क्यों निकाला, क्यों गया था आपको वो डेंगू मैंने सेल? सेशन पूरा था ना, पूरा सेशन किया था ना, फिर दोबारा दूसरे सेशन में मैंने अप्लाई किया था, तो उन्होंने कहा है कि मैंने तो तवज्जो नहीं दी। ठीक है, अब पिछला साल गुजर गया, अभी किया तो उन्होंने कहा कि आपकी ओवर एज है, उन्होंने आपके पास पे जाके उनसे इजाज़त लेके आए। चलें। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं कोटा कोटा का के? रहने वाला हूँ। पहले ड्यूटी किधर करते थे? उधर कोटा में करता था। डेंगू में ही करते थे? जी डेंगी में। ठीक है। कितना अर्सा? 2 साल की थी काम? नहीं, एक 10-11 महीने किया था। ये पूरा सेशन होता है ना, ये तकरीबन फरवरी से मार्च से शुरू होता है और नवंबर दिसंबर तक रहता है, वो पूरा सेशन किया था। ओके, बहुत शुक्रिया आपका। सर आप आए हैं टेक्सला से, तो टेक्सला से आए हैं और ताहिर फारूक साहब जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक मसला लेके आए हैं। बताएं। इस टाइम क्योंकि मैंने इनको सुना है, इनसे बातचीत की है, अच्छा, ठीक है। तो मुझे आइडिया है आप इनको सुने, फिर इसके ऊपर बात करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने आज से पहले 30-35 साल और पिछले साल भी 10,000 दरख्त लगाए हैं। 10,000? 10,000 छोटे छोटे, मतलब लिफाफों में पौधे पौधे लगाए टेक्सला हैं, में वाहिद पनीरी मैं टाइप। फार्मर हूँ ठीक है। जिस तरह बड़े बड़े दरख्त हैं, इस तरह दरख्त बन गया, जंगल बना है। मैंने बच्चों की तरफ कहाँ पे? टेक्सला में किस जगह पे लगाए थे? टेक्सला से ये मगरब साइड है जी, मरगला हिल जो है इसके फ्रंट पर है ये। अच्छा जी हाँ, तो ज़री ज़मीन मैंने अपने भतीजों और छोटे भाई को दी हुई है, और जो बंजर थे उसमें मैंने जंगल लगाया, कामयाब जंगल लगाया। अच्छा, गुड। अब इसकी सूरत हाल ये है कि कानूनी फैसले ले ले उन्होंने। एक हमारी ज़मीन से कुदरती नाला गुजरता था, बारिशी नाला, ठीक है जी। उसको उन्होंने बंद कर दिया है, ठीक है। दूसरे मौजे के आगे ज़मीन आ जाती है। अच्छा जी। अब वो हमारे दरख्त जो हैं 20-25 फुट के जो हैं वो भी डूबे हुए हैं, उसमें तकरीबन 10-1500 जो हैं वो हमारे दरख्त जो हैं वो ज़ाया हो गए हैं। ठीक है। जी हाँ। तो आप ये कहते हैं कि जो सरकारी नाला था जी जी, वो बंद हुआ है? वो बंद हुआ है। बारिशी का निकासी का कोई इंतज़ाम नहीं है कि उन्होंने किया ही नहीं है। उन्होंने ज़मीन लेने के दर पे हैं। अब उन्होंने नाजायज़ हथकंडे किए। पिछले हफ्ते में कोई बंदे गए 5-6 आ रहा, आजकल वो पेट्रोल वाले चल गए, मिनटों में वो दरख्त को काट देते हैं। कितनी जगह पे आपके दरख्त लगा हुआ है? कितनी जगह है आपकी? ये तकरीबन 30-35 कनाल में जो है, बाकी जो रकबा जो है 40-50 कनाल वो भाई और भतीजों के पास है, उसमें थोड़े हैं, मैंने बंजर में लगाया सारा। अभी आपकी कंप्लेंट क्या है कि उस नाले को हम खुलवाएं या क्या करें? सर वो इन दरख्तों का मुझे तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए और पानी की निकासी का भी बंदोबस्त किया जाए। नहीं, दरख्त कौन काट रहे हैं आपके? किसने काटे हैं? ये जो है ना आजकल ये लकड़वारे जो है ना, वो कोई पठान जो मल्टी वालों का उनको कह देता है जी ये हमने खरीद लिया, ये कर दिया, वैसे ही कह नहीं, देते आपकी हैं। अपनी जाती ज़मीन है तो बाहर से कैसे आके बंदा काट सकता है? सर अगर मेरी ये जाती मैं ज़मीन आपको पे कहूँ दरख्त- कि मेरा छोटा भाई है, उसके खिलाफ भी मैं थाने में दरख्वास्त दी थी, तो थाने वालों ने कहा है जी, वो जो तफ्तीशी था उसने कहा जी इसके 4 हिस्से कर ले। मैंने कहा जी मैंने भाई को जो है 40 कनाल ज़री ज़मीन दी हुई है। अच्छा। जो हमारे बाप की मालकियत है वो भी उन्हीं के पास है। ये तो जंगल मैंने बच्चों की तरफ बाकायदा जनाब DC साहब उस वक्त जो थे उनसे मंजूरी लेकर AC साहब से निशानदेही करा कर, मैंने किसी ने इतराज़ नहीं किया नहीं, था। अभी आपका भाई जो है वो बेसिकली आगे बेच रहा है दरख्त आपके? वो बस सामने इतनी है, बहरहाल अंदरूनी तौर पर उनसे मिला हुआ है कि आप ले लें, इसके पैसे मुझे दे दें। अच्छा, एक तो सर उसका तहफ़्फ़ुज़ मुझे जंगलात का मिलना चाहिए। ठीक है। अच्छा, एक तो ये है। दूसरा इज्तिमाई मसला है, हमारे गांव के बच्चे जो हैं 200-250 बच्चे, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल डोकसैदू था, ठीक है। उसका जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में है वो तकरीबन 17 फुट रास्ता लगा हुआ है।
ठीक है। वो सोसाइटी ने एक ज़मींदार से लिया है अपने तकरीबन 1 या 2 फरलांग, उसने रास्ता जो है जम कर दिया है। ठीक है। और ऐसा है कि उस रास्ते से बच्चे गुजर नहीं सकते। अब बच्चों की तादाद 50-60 रह गई है सर। ठीक है। सर मैंने ये आपके ऑफिस सुप्रिटेंडेंट को बमै सबूत एप्लीकेशन दी है, वैसे मैंने फ़ोटो स्टेट अपने पास ही रखी थी, ठीक है। वो मैंने पहुँचा दी है। तो ये दोनों मैं अभी एसी साहिबा टेक्सला को कहता हूँ, मैं आज ही चक्कर लगा के आया हूँ, मैंने देखा है ये सारा एरिया जनरल। जी जी, वो आपको बुला लेंगी, आपके साथ विजिट भी कर लेंगे, ये दरख्त देख भी लेंगी। सारे करें तो बड़ी आपकी नहीं कर देते होगी। मैंने वो जंगल जो पाला है ना, बच्चों की तरफ पाला है। नहीं अच्छी बात है, दरख्त तो वैसे भी बड़े कम है और बड़े ज़रूरी हैं हमारे लिए भी। 1000 खरीद कर लगाए हैं, बाकायदा मेरे पास गवर्नमेंट की, जंगलात की, महकमा ज़राअत की रसीदें मौजूद हैं, उनकी स्टैंप है, उनके अफसरान की जो नहीं मैं अभी आपको एसी साहिबा को बताऊंगा, आपसे रब्ता भी करेंगे। और अभी हम 22 तारीख से दोबारा 1 महीने के लिए शजरकारी लगा रहे हैं, टेक्सला भी उसमें शामिल है, तो उसमें आपकी हेल्प भी लेंगे और आपको आपके रिसोर्सेज को यूज़ भी करेंगे और आपका मसला भी हल करेंगे। बहुत शुक्रिया बाबा जी। ठीक है ताहिर फारूक साहब, हम लोग इस पर बात करेंगे, मैं आपसे जवाब चाहूँगा, और बल्कि उस्मान अशरफ साहब इसके हवाले से ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, इनसे बात करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त हो जाता है ब्रेक का, ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे। आप लोग देख रहे हैं अवामी कचहरी, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस रावलपिंडी से बरह रास्त। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहेंगे खुश आमदीद। प्रोग्राम है अवामी कचहरी, मैं हूं कैसर खान थनोली और आज हम लोग मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी के ऑफिस में। यहाँ पर इनकी एक कचहरी और एक आज हमारी कचहरी इनके साथ मौजूद है। उसमें ताहिर फारूक साहब, बाबा जी की आपने बात सुनी, टेक्सटाइल साहब ने कहा जी कि मैं शजरकारी और मैंने जंगल लगाया और उसकी जो है इस वक्त उसको काटा जा रहा है। तो ये सबसे बड़ा मसला हमें फेस करना पड़ रहा है पूरे पाकिस्तान के अंदर। एक तरफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि जी हमने दरख्त लगाने हैं, हमने इस मुल्क को बचाना है, दूसरी तरफ कंक्रीट का जंगल बनाया जा रहा है, सोसाइटीज़ इसके ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो रही हैं। इस सवाल से क्या स्ट्रेटजी है, क्या आप लोग काम कर रहे हैं? ये बिल्कुल जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हर साल गवर्नमेंट बड़ी कोशिश करती है कि जो इतने हमारे पास अवेलेबल लैंड है उसके ऊपर हम दरख्त लगाएँ, जंगल लगाएँ, और इस दफ़ा भी 22 तारीख से ये शुरू हो रही है हमारी शजरकारी की मुहिम। तो ये जो काटने वाला इशू है, डेफिनेटली जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, आपकी लकड़ी की खपत भी बढ़ती जा रही है, गैस भी उस तरह नहीं अवेलेबल, तो ये एक सेंसिटिव सा इशू है, इसको हमें बड़ा बैलेंस करना पड़ेगा। और ये जो एनवायरमेंटल इश्यूज़ आ रहे हैं, तो दरख्त तो लाइफ लाइन है पाकिस्तान के लिए, और हर सतह पे इसकी कोशिश की जा रही है कि इसको प्रिजर्व भी करें और इनमें इंक्रीज़ भी लाया जा सके। जो आपने बात की हाउसिंग सोसाइटीज़ की, डेफिनेटली ये एक बहुत ज़्यादा मशरूम ग्रोथ है, स्पेशली अगर हम इस पोटवार एरिया की बात करें, क्योंकि यहाँ पे उस तरह की इंडस्ट्रीज़ नहीं है, और यूजुअली लोगों का आजकल जो मुझे नज़र आ रहा है कि रियल एस्टेट ये एक मेन बिज़नेस है। लेकिन अब गवर्नमेंट को भी इस चीज़ का एहसास है कि जो ग्रीन एरियाज़ थे हमारे, वो ख़त्म होते जा रहे हैं, और गवर्नमेंट भी चाह रही है कि लोग वर्टिकल कंस्ट्रक्शंस की तरफ जाएँ, और ये जो बहुत ज़्यादा हॉरिजेंटल फैलाव है ज़मीन का जो इसमें आ रहा है, उस पर कम किया जा सके। इसलिए मैं गवर्नमेंट के भी लेटेस्ट इंस्ट्रक्शंस भी आई हुई है तमाम, अगर मैं पंजाब की बात करूँ तो तमाम जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको बताया गया कि आप अपनी मास्टर प्लानिंग करें और अपने जो एरियाज़ हैं और पेरी अर्बन एरियाज़ और जो एग्रीकल्चर एरियाज़ हैं उनको डिफ़ाइन करें, और उसके अकॉर्डिंगली फिर आप हाउसिंग सोसाइटीज़ के केसेस को टेकअप करें। तो आई थिंक जो आपकी बात की है, ये बिल्कुल गवर्नमेंट भी इस चीज़ पे बड़ी फोकस्ड है, और इंशाल्लाह इसमें अब बेहतरी आएगी। आपको ये जो मशरूम ग्रोथ या हैपहैज़र्ड ग्रोथ हो रही थी सोसाइटीज़ की, उसको कर्टेल किया जाएगा। बड़े बड़े लोग इसके अंदर जारी बात इन्वॉल्व हैं, वो अब इस चीज़ को लेके आगे चल रहे हैं। उस्मान अशरफ साहब, आपको प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आप ADCR रेवेन्यू हैं रावलपिंडी के, ये जो हमने बात की सोसाइटीज़ की, इस हवाले से क्या स्ट्रेटजी बनाई है, क्या प्लान है, कैसे इसको रोका जा सकता है या बेहतर बनाया जा सकता है? थैंक यू वेरी मच। जिस तरह DC साहब ने बात की, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से और चीफ सेक्रेटरी पंजाब साहब की तरफ से हमें डायरेक्शंस दी गई हैं कि जितनी भी अब नए केसेस होंगे हाउसिंग सोसाइटीज़ के,
उनको इन्हीं पैरामीटर्स पे हम लोग करेंगे आगे प्रोसेस। और वो उसमें बड़े क्लियर डायरेक्शंस हैं कि पहले इनकी जोनिंग और स्पेशल प्लानिंग होगी पूरे एरिया की, हर डिस्ट्रिक्ट में, और उन एरियाज़ के मुताबिक एग्रीकल्चरल, रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल एरियाज़ डिफ़ाइन होंगे, ग्रीन एरियाज़ डिफ़ाइंड होंगे, और उन ग्रीन और एग्रीकल्चरल एरियाज़ में किसी किस्म की कंस्ट्रक्शन और हाउसिंग सोसाइटी की इजाज़त नहीं होगी। कवानीन और ये सारी चीज़ें तो पहले भी मौजूद थी, क्यों ये सब कुछ रुक नहीं सका, या अपनी कमज़ोरियाँ थी एडमिनिस्ट्रेशन की? किस लेवल पे आपको लगता है कि काम नहीं हुआ? ये जो इसका तरीक़ेकार पहले चल रहा है यहाँ पे पिछले कुछ सालों से, वो इस तरह से है कि जितने मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं वहाँ पे डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं जिनका ये मैंडेट है कि वो हाउसिंग सोसाइटीज़ की केसेस को डील करते हैं और उनके एनओसीज़ और अप्रूवल्स जो हैं वो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ जो हैं वो इशू करती हैं। पिंडी में भी इसी तरह था। एंटायर डिस्ट्रिक्ट पिंडी जो है, जिसमें तमाम तहसीलें शामिल हैं, वो एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन जो है वो रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास है। एनओसी जो है, एनओसी जो है सोसाइटीज़ को वो आरडीए जारी करता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, आरडीए की तरफ से होती हैं, और बल्कि आरडीए की तरफ से भी काफ़ी सारी सोसाइटीज़ हमें जो रिपोर्टेड हैं वो इस तरह की हैं जो कि अप्रूव नहीं हैं। उस पे कमिश्नर साहब की डायरेक्शंस पे अभी कमिश्नर साहब ने मीटिंग में भी हमें डायरेक्शंस दी थी कि तमाम जितनी भी इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनकी लिस्ट हमने तैयार कर ली हुई हैं आरडीए की मदद से, और उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन का जो है वो हमें डायरेक्शंस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, सीओज़ हमारे जो हैं म्यूनसिपल कमेटीज़ के, आरडीए हैं, और ये जॉइंटली मिलके अब हम इसके ख़िलाफ़ जो है वो एक्शन लेंगे। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अपने मामलात को, अपने रेवेन्यू को बेहतर बनाने के लिए क्या इकदाम कर रही है? रेवेन्यू डिपार्टमेंट कैसी तजवीज़ पेश कर रहा है या कैसे तरीके अपना रहा है कि अपने मामलात को बेहतर बनाया जा सके? रेवेन्यू के भी यहाँ पे काफ़ी इश्यूज़ हैं जो हमें पब्लिक कंप्लेंट्स और जनरल फीडबैक भी आता है, उससे हमें यही अंदाज़ा होता है कि रेवेन्यू के लोगों के काफ़ी मसाइल हैं। जैसे अभी भी यहाँ पे एक बात हुई, इसमें हुकूमत पंजाब और सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हमारे हैं, उनकी तरफ से काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं इस पूरे प्रोसेस को बेहतर बनाने के लिए, जिनमें से कुछ जो हैं वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। इसमें मैं सबसे डिस्ट्रिक्ट पहले एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूं कि अपने ऑफिस को, अपने डिस्ट्रिक्ट को माली तौर पे बेहतर बनाने के लिए आप लोग क्या प्लान कर रहे हैं? जी, क्योंकि हम लोग जब भी बात करते हैं कहते हैं यार फंड्स की कमी है, एडमिनिस्ट्रेशन अफसरान इस तरह की चीज़ों को ज़्यादा फेस करते हैं, उनको ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, उस ऑफिस होल्डर्स जो होते हैं उनको ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो आप क्या तरीक़ाकार आप लोग अपनाते हैं कि अपने मामलात को बेहतर बनाने के लिए कैसे इदारों को फाल किया जाए, कैसे कलेक्शन की जाए ऑफिस सरकारी तरीक़ाकार से? ये चीज़ें चूँकि आप आइसोलेशन में इनको नहीं देख सकते, ये इंटरलिंक्ड हैं सारी चीज़ें। प्रोविंशियल गवर्नमेंट की भरपूर सपोर्ट होती है तभी डिस्ट्रिक्ट्स में जो है सारी आगे मामला चलते हैं। तो अभी रिसेंटली जो है काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो चल रही हैं, जिसमें एक रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम है। जितने हमारे पास रेवेन्यू के केसेस हैं वो प्रॉपर्ली डिजिटाइज्ड और ऑनलाइन उनको हम करते हैं, उनकी एंट्रीज़ भी करते हैं, ताकि जितने भी साइलिन हैं, जो पार्टीज़ हैं, उनको नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग और उसकी जो पूरा फॉलोअप है वो उसके थ्रू कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे अभी फ्लैगशिप इनिशिएटिव हमारे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का भी है, वो देही मराकज़ माल हैं। उसका कॉन्सेप्ट ये है कि अब हर पटवार सर्कल लेवल पे हमारे देही मराकज़ माल जो हैं वो इस्टेब्लिश हो रहे हैं। जो पहले सिर्फ पूरी तहसील में 1 या 2 अराजी रिकॉर्ड सेंटर जो कंप्यूटराइज रिकॉर्ड है वो लोगों को एक ही जगह पे जाके तो किया गया, करना पड़ता है। इतना इफेक्टिव नहीं है, चीज़ें उस तरह से आप प्रोवाइड नहीं कर सकते लोगों वो को। अभी एक ही सेंट्रलाइज्ड एक तहसील में चल रहा है, तो उसका कॉन्सेप्ट यही है कि उसको हम लोकल लेवल पे लेके जा रहे हैं। मतलब आपको लगता है कि इन फ्यूचर वो बेहतर हो सकता है, उसको बेहतर बनाया जा उससे सकता है? बिल्कुल बेहतरी इस सेंस में ज़रूर आएगी कि डेफिनेटली वो जो एडीसीआर साहब बात कर रहे हैं बड़ी वैलिड है कि इनिशियली जब पटवारी बस्ते को डिजिटल किया गया और मौज़ों को ऑनलाइन किया गया, कंप्यूटराइजेशन की गई, तो वो यूजुअली तहसील स्पेसिफिक थे। जो हमारे अराजी रिकॉर्ड सेंटर्स बने थे वो तहसील में एक होता था। आपको पता है आज भी जी पटवारी ऑफिस में आप जाएं तो शुरू में तो ऐसी था, आज भी ऐसी जगह मौजूद हैं
कि आपके पास बैठने की जगह नहीं है, आपने एक तख्ता लगाया हुआ है, आपने ज़मीन पे बैठना है, पटवारी साहब आपको मिले उनका मुंशी आपको डील करेगा। ये वो उसको उसमें इम्प्रूवमेंट्स आ रही हैं। ये जो दही मरकज़ माल की बात कर रहे हैं, ये हर पटवार सर्कल में एक बन रहा है, एक रूम, उसका लैपटॉप, उसका जो बेसिक फर्नीचर है वो गवर्नमेंट दे रही है। और ये जो पहले होता था कि उन्होंने जगह जगह अपने छोटे छोटे दफातर बनाए हुए थे, तो अब हम उसको एक प्रॉपर फॉर्मल स्ट्रक्चर पे आ रहे हैं। ठीक है, जब आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे डेफिनेटली आपको पढ़े लिखे लोग भी चाहिए, आपने उनकी हायरिंग भी करनी है, उनको वो काम बताना, समझाना, सिखाना भी और फिर करवाना भी है। ट्रू। तो उसके लिए क्या एक असेंबली बनाई? वो जी बिल्कुल, जितने भी हमारी खाली वेकेंट सीट्स थी पटवारी की, वो इस दफ़ा बड़ी मेरिट पे पूरे पंजाब में भर्ती हुई है, विदाउट एनी सिफारिश, विदाउट एनी प्रेशर। और हमारे भी पिंडी में भी हो रही हैं, और अगला जो इसका सेकंड फेज़ है उसकी स्क्रूटनी चल रही है। बड़ा उसका ऑनलाइन सिस्टम्स हैं, आप उसका ऑनलाइन टेस्ट देते हैं और अच्छे लड़के उसमें सेलेक्ट होके आ रहे हैं। और अभी इंशाल्लाह जैसे ही ये हमारी ये वो कंप्लीट होगी रिक्रूटमेंट, तो इनका पंजाब लेवल पे इनकी ट्रेनिंग प्रोग्राम भी शुरू हो रही है। मास्टर ट्रेनर्स की इस वक्त बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में ट्रेनिंग चल रही है। ट्रेनिंग कौन करवाएगा? जी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू करवाएगा, उनकी मास्टर ट्रेनिंग्स करवा रहे हैं और वापस फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज में आके करवाएंगे, और बड़े एक प्रॉपर तरीके के साथ होगी। यूजिंग इवन जो हमारे जो मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ डिजिटल हैं वो भी यूज़ किए जाएंगे, उन्हें सिखाए जाएंगे। हसन अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप नायब तहसीलदार हैं रावलपिंडी के। हसन अख्तर साहब माइक उठाइएगा। और कहते हैं कि तहसीलदार और नायब तहसीलदार ऑफिस जो होता है, कहते हैं यही बस सारे मामलात को डील करता है। तो लोगों के मसाइल क्या होते हैं? लैंड के हवाले से बहुत ज़्यादा लोग शिकायत करते हैं कि ज़मीनों पर कब्ज़े हो गए, छुड़वाए नहीं जा सकते, आपके मौजे तब्दील हो जाते हैं, आपका खसरा तब्दील हो जाता है, ये बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। सर ये डेफिनेटली लैंड रेवेन्यू में इश्यूज शुरू से चल रहे होते हैं, क्योंकि आपको पहले लैंड रेवेन्यू को समझना होता है, उसके जो पेपर ऑफ प्रिपरेशन है, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स है, उसको समझना होता है। उसमें ज़रूरी सर हमारे एक जॉइंट होल्डिंग्स का बड़ा कॉन्सेप्ट है। ये ज़्यादातर जो इश्यूज़ आ रहे होते हैं ये विद इन फैमिली आ रहे होते हैं। आप देखते हैं कि फैमिलीज़ आपस में डिवाइड हो चुकी होती हैं, और फैमिलीज़ अब जो शुरू में हमारे एक बेसिक यूनिट खेवट होती है सर, उसमें बेशुमार बाइफरकेट होकर रकबा बेशुमार मालकान बन चुके होते हैं। विद इन फैमिली सर ये इश्यूज़ चल रहे होते हैं, चूँकि फैमिली बाज़ उनको नहीं कूपर कर सकते उन इश्यूज़ को। इस वजह से लेटर ऑन डिफरेंट जनरेशन में ना सेकंड थर्ड जनरेशन विद इन ए फैमिली ये इश्यूज़ खड़े हो जाते हैं। उसमें सर हमारा पार्टीशन का इशू होता है, हमें इख्तियार होता है, हम पार्टीशन करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा ओनर्स को हम फैसिलिटेट करते हैं कि वो अपनी जितनी होल्डिंग है जिस कदर है वो अपना पार्टी से अपना तकसीम करवा के उसको अलहदा अपनी पोजेशन हासिल कर लें। तो प्रोसेस बहुत लेंथी होता है, बहुत ज़्यादा आपको दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। सर ये एक डिज़ाइन किया हो गया है, जिस तरह प्रोसीजर है हम उन प्रोसीजर्स को फॉलो कर रहे होते हैं। इन इट्स टाइप ऑफ कोर्ट रेवेन्यू मैनेजमेंट होती है, जिसके अंदर तमाम फ्रीकैन को सुन के, उनके राइट्स को सुन के फिर डिटरमिन किया जाता है, और उसी तरह उनके विद द पैसेज ऑफ टाइम उनका मौके पे और ओनरशिप के मुताबिक वहाँ पर मौके पोजीशन भी दिया जाता है। टाइम कमरसम प्रोसेस होता है, क्योंकि इसमें हमें हेयरिंग्स होती हैं, और जिस तरह एक प्रोसीजर डिवाइस किया गया है, पॉसिबल कोशिश होती है कि उनको जल्द से जल्द हम उनका हल कर दें इशू। लेकिन लेटर ऑन स्टेजेस होती हैं, अपील्स होती हैं, डिफरेंट ग्रीवेंसेस होती हैं ओनर्स की, तो उसमें ये हो सकता है कि ये इसमें टाइम लग जाए। पर अक्सर लोग यही शिकायत करते हैं कि बहुत ज़्यादा आपको दफातर के चक्कर लगाने पड़ते हैं, कभी एक चीज़ में मसला आ गया, कभी दूसरी चीज़ में मसला आ गया। इस सिस्टम को आसान बनाने के लिए, क्योंकि फिर मैं भी बात करूँगा, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर खुद बहुत सी जगहों पर ये बात कर चुके हैं कि लैंड के मामलात को और विरासत के मामलात को इनको बहुत आसान बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि लोगों को इतनी मुश्किलात का सामना न करना पड़े। हम ऑलरेडी डिजिटलाइजेशन की तरफ जा चुके हैं, और इंशाल्लाह ये प्रोसेस है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम हम इन इश्यूज़ को ना जल्द कवर कर लेंगे, और डिजिटल रिकॉर्ड होने से लोगों के मसाइल इन करीब जल्दी हल होना शुरू हो जाएंगे। हमारे सर में कुहाड़ से माजिद खान कुहाड़ का रिहायशी हूँ। अच्छा। तो ये मैंने 2019 में मौजा लक्कन में 8 मरले का प्लाट ख़रीदा था। उसके बाद जब रजिस्ट्री आई, रजिस्ट्री के बाद मैं पटवार खाने चला, उधर इंतकाल भी दर्ज करवाया था। इंतकाल दर्ज करवाने के गर्ज से ना, तो 10-15 दिन के बाद पटवारी साहब ने मेरे जो रजिस्ट्री थी उसके पीछे इंतकाल नंबर भी लिखा है। इंतकाल नंबर है 30-701। उसके बाद तकरीबन ये 2022 तक 3-4 साल हो गए सर। ठीक है जी। तो ये 2 महीने पहले उसमें से मैंने 3 मरले प्लाट बेचा है। अच्छा। उसके घर से मैं जब पटवार खाने गया 3 मरले फ़र्द लेने के लिए, तो नए पटवारी साहब ने बोला कि आपका इंतकाल तो अभी तक पास ही नहीं हुआ है। पुराने वाला जी। तो उसके बाद सर उसने पुराने पटवारी साहब का नंबर दिया, लेकिन अभी तक वो ना मेरा कॉल उठाता है और ना कोई रिस्पांस देता है। इसके हवाले से सर तकरीबन 45 दिन हो गए कि मैंने सिटीजन पोर्टल पे भी एप्लीकेशन दी थी, लेकिन उसका भी कोई रिस्पांस नहीं है। तो सर आपसे दरख्वास्त की जाती कर देते हैं,
इंशाल्लाह 2 दिन में करके आपके नंबर इस पे लिखा हुआ है, आपको कॉल करते हैं ये एनटीओ साहब, ठीक है? ये ठीक कोई है इशू सर, नहीं, क्योंकि आपने रजिस्ट्री ये करवाई है, हसन अख्तर साहब आपके जो है पास नायब record है। तहसीलदार हैं, ये आपका मसला हल करेंगे। सर आपने मसला इनका सुन लिया ना? जी, मैं समझ। ये वही मसला जिसका जिक्र अभी हम लोग कर रहे थे कि लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं, ट्रांसफ़र पे, इंतकाल पे, रजिस्ट्री पे, बहुत सारे मसाइल सुनने को मिलते हैं। मैं रिटायर्ड सुबह रियाज हूँ आर्मी से। हमारा मेन मसला जो है ये कब्रिस्तान का है मुर्गा में। ठीक है जी। 150 कनाल पे मैयत, कुछ खराजात हमने आइडेंटिफाई किए हैं और पेपर भी साथ लगे हुए हैं। ये मुख्तलिफ एरियाज में ये तजावज़ात हैं, अनआइडेंटिफाइड है ये एरिया। हम ये चाहते हैं कि निशानदेही होकर ये खसरे जो हैं दिए गए कब्रिस्तान के, ये आइडेंटिफाइड हो जाएँ और कब्रिस्तान कमेटी के हवाले कर दिए जाएँ, ताकि पता चले कि यहाँ पे तदफीन हो सकती है। जब भी लोग आउटसाइडर वहाँ पे मैयत के लिए जाते हैं तो झगड़ा शुरू हो जाता है। ठीक है, तो हमें पता नहीं है कि ये कब्रिस्तान की जगह है या वैसे मालकान है। ठीक है। चाहते हैं कि ये आइडेंटिफाई हो जाए, निशानदेही हो जाए और प्रॉपर कमेटी जो हमारी बनी हुई है कब्रिस्तान की उसकी हैंड ओवर हो जाए, ताकि ये तदफीन का मसला हल हो अहल इलाका का और उन लोगों का जो बाहर से आकर सेटल हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया जी। ताहिर फारूक साहब, लोगों की बातचीत आपने सुनी। यहाँ पर आप साथ साथ ऑर्डर्स भी पास करें, अहकामात भी जारी करें कि इन मसाइल को हल किया जाए। हम लोग तहसीलों की बात करें, गुजर खान, मरी, टेक्सला, कोटा। गुजर खान और टेक्सला के अंदर आपने देखा होगा, अभी आप टेक्सला में आप कहते हैं कि मैं हो के आया हूँ, टेक्सला के हालात बहुत बुरे हैं। वहाँ पर इंक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर लोगों को बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, गाड़ियों के लिए कोई मुनासिब जगह नहीं मिलती, आप गाड़ी पार्क नहीं कर सकते, पार्किंग के इश्यूज़ हैं। इसी तरह गुजर खान के अंदर भी आपने बिल बोर्ड्स देखे होंगे, गैर कानूनी तजावज़ात जो हैं वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा आपको नज़र आती हैं। तो इस हवाले से, तजावज़ात के हवाले से क्या एक अमली है, कैसे इन जगहों को, इन तहसीलों को आज़ाद कराया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल ये आपकी बड़ी वैलिड ऑब्जर्वेशन है। इसमें हमारी जो पब्लिक सिविक सेंस है वो बड़ी ऐसे ही है। मैंने तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स को ये डायरेक्शन दी है कि जो हमारे पब्लिक प्लेसेस हैं, पब्लिक पाथ्स हैं, रोड्स हैं, उसके ऊपर प्राइवेट बोर्ड लगाने की इजाज़त नहीं होती। अगर किसी ने अपनी दुकान का बोर्ड लगाना है, किसी शॉप का लगाना है, तो अपनी दुकान के ऊपर लगाए। बट ये नहीं हो सकता कि आप ABC बेकरी एरो लगा के आप बता रहे हों और जैसे तमाम आपने रास्ता रोका हुआ हो। तो ये अब हमारी कैंपेन चल रही है। हमने राजा बाज़ार में ये तकरीबन ऑलमोस्ट इसको ख़त्म कर दिया है। बाकी इस वक्त हमारी डबल रोड पे चल रही है, टेक्सला में चल रही है, गुजर खान में भी चल रही है। रावलपिंडी शहर के अंदर तो शहर की हद तक तो फिर कहीं ना कहीं आते जाते आपकी नज़र पड़ जाएगी या कोई आप तक बात पहुंचा देगा। जिन तहसीलों का मैंने जिक्र किया, टेक्सला और गुजर खान, यहाँ पर ये चीज़ें शायद रिपोर्ट ही नहीं होती, शायद बहुत कम आती हैं, लेकिन लोगों को बहुत मुश्किलात का सामना आया। बिल्कुल ऐसी है। लेकिन अब हम क्योंकि जैसे आपको पता है ना, बड़े जो डिजिटल फॉर्म आ गए हैं, तो हमारे भी जो ग्रुप्स बने होते हैं जिसमें हम एंटी एनक्रोचमेंट ग्रुप्स होता है, तो उसमें हर असिस्टेंट कमिश्नर्स अपनी पूरे दिन की प्रोग्रेस शेयर करता है। उसको फ़िल्टर करके हमारी ADC हेडक्वार्टर हैं, उसको ओवरऑल फॉलो करती हैं और हम एक तरतीब के साथ इसको फॉलो कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब हम इधर बैठे हुए तो शायद उधर कुछ नहीं हो रहा होगा, बट वी आर फॉलोइंग द प्रोग्रेस और इसमें काफ़ी बेहतरी आ रही है। इवन चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ जो हमारी वीकली रिव्यू मीटिंग्स होती हैं, उसमें ये भी एक कंपोनेंट है और उनको प्रेजेंटेशन फॉर्म में विद द पिक्टोरियल एविडेंस ये शेयर की जाती है कि हमने कितना काम किया और कितने इस चीज़ पे हम लोग लगे हुए हैं। साना मरी हमने देखा, साना मरी के बाद डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी की एडमिनिस्ट्रेशन तब्दील हो गई, आप लोग नई जिम्मेदारियाँ संभाली। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने मरी के अंदर बहुत ज़्यादा ऐलानात किए। जी। चीफ मिनिस्टर साहब खुद भी आए। वो चीज़ें कैसे आगे बढ़ेंगी, क्या तरीक़ाकार अपनाएं? मरी को डिस्ट्रिक्ट बनाने की बात की जा रही है। डेफिनेटली, बिल्कुल जी। उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट बनाने की उसकी जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं, कोडल फॉर्मेलिटीज़, उस पर काम शुरू हो चुका है। उसके जो डाटा कलेक्शन है, उसका जो सिस्टम है, वो सारे पे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उस पर काम कर रहा है और हमारे से वो डाटा ले रहे हैं। और साथ ही साथ जो एक नया एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मरी के लिए, उसकी समरी भी अप्रूव्ड हो गई है अलॉन्ग विद देयर स्टाफ। तो वो इंशाल्लाह शॉर्टली वहाँ पे इनिशियली एक ADC भी पोस्ट कर दिया जाएगा, साथ उसके जो रेलेवेंट स्टाफ होगा उसकी भी पोस्टिंग कर दी जाएगी, उनको रिक्रूट भी किया जाएगा। और मरी का, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान का एक मशहूर हिल स्टेशन है और इसमें जो इश्यूज़ आए थे लाइक ट्रैफिक कंजेशन का था या एंट्री ऑफ द व्हीकल्स था, उसको भी PITB हमारे जो है बोर्ड है और जो हमारे PDMA हैं, वो तमाम टूरिज़म डिपार्टमेंट है, हर एक अपने अपने सर्वे कंप्लीट कर चुका है। उनकी अपनी टीम्स इस पे लगी हुई हैं और इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट टूरिस्ट इन्फ्लक्स ईद पे आता है, तो उससे पहले कुछ जो हमारी शॉर्ट टर्म्स हमने जो काम करने थे वो आपको नज़र आएंगे। कुछ मीडियम टर्म है, कुछ लॉन्ग टर्म है, तीनों पे काम चल रहा है। गवर्नमेंट बड़े फोकस तरीके के साथ मरी की जो अपग्रेडेशन है और जो इश्यूज़ उसको फेस किए जा रहे हैं,
थे स्पेशली टूरिस्ट को, उन तमाम एस्पेक्ट्स पे काम कर रही है। कानूनी तकाज़ों के हवाले से बताइएगा, कोई मुश्किल तो नहीं है डिस्ट्रिक्ट बनाने में, कोई रुकावट तो नहीं है कि या सीएम साहब ने कह दिया और अगर साल 1.5 साल गवर्नमेंट ख़त्म हो जाती है ये चीज़ें यहीं पर रुक तो नहीं जाएंगी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। डिस्ट्रिक्ट बनाना गवर्नमेंट का प्रोगेटिव होता है और गवर्नमेंट जब समझती है कि इस एरियाज़ को एक इंडिपेंडेंट डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए, मतलब कोई रुकावट नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं, नहीं, मेरे ख्याल में कोई ऐसी रुकावट नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन पिंडी की मौजूदा अभी ये समझती है कि ये सारी चीज़ें जल्दी जल्दी हो जाएंगी, चलती रहेंगी जी इंशाल्लाह। आप बात करें। सर मैं कोई 6.5 मरले जगह बेची और कर्जा हुआ 2 लाख बयानों की दावा, लिहाजा में फर्ज ना मतलब बैन फर्ज ना मिलना। अच्छा, आप कहाँ से हैं, कौन सी जगह से? मरी के हैं। अच्छा, मरी नहीं, और आप मेहरबानी करें, कर्जोई बहुत तंग करते हैं मुझे, मैं मजदूर आदमी हूँ, ठीक है, बैग मिल जाए तो मैं जगह बेची या बयाना 2 लाख करवा देते हैं, जल्दी करवा देते हैं। आप आए, आप में से किसी ने बात करनी है? सर मैं कोट कोलिया ने रहने वाला बंदा हाँ। अच्छा, तो ये मेरी दरखास्त है, मैं अनपढ़ आदमी, चिट्टा अनपढ़ हूँ, लेकिन मैंने तमकीन सोसाइटी वाले देने हैं, इस्लामाबाद वाले मसूद साहब, शबीर साहब, आसफ साहब, रहमान साहब साढ़े नालों बहुत ज्यादा करने पे मैं उत्थे प्यू दादे मालक हाँ, मैनू तंग करने कल निशानदेही ने ज़मीन है आपकी? जनाब तकरीबन 45 कनाल ना रकबा है, बल्कि ज्यादा है। अच्छा, तो मैं नंबर भी नहीं सर सही लिख सकता हूँ। ठीक है सर, आप मेरी मदद करें, मैं जो कर देते हैं, अपनी हक वाली बात है वो करना चाहता हूँ। ठीक, मैं एसी सदर को कहता हूँ आपसे रब्ता भी करें, आपका मसला हल कराते हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। फिदाउ हुसैन जी, सीनियर हेडमास्टर हाई स्कूल टेक्सला से आया हूँ सर। ठीक है, ये सर 2 इंतकाल थे, मनसूखी इंतकाल वाले। ये जायद रकबा सेल हुआ है तमीर याद हाउसिंग सोसाइटी में, उसमें खसरा नंबर 777 था। ठीक है जी, उसमें उस बंदे के सिर्फ एक ही दफ़ा के 6 मरले उसने अलाट किए थे सोसाइटी ने। ठीक है, हमने उससे ख़रीदा था, बाद में उसने दोबारा ये सेल कर दिया। उस दूसरी पार्टी ने सर 3 चैनल चलाए, तीनों के हमने इंतकाल ऑलरेडी कैंसिल करवाए हुए हैं, आपकी इसी सर रेवेन्यू ऑफिस से कैंसिल्ड हैं। उस दौरान उसने आगे चौथे बंदे को फिर सेल कर दिया। अब वो चौथा और 5वां इंतकाल कैंसिल करने की ये एप्लीकेशन है। ये सर 1.5 साल से आपके ऑफिस में मैं डेट लेके चला जाता हूँ, डेट लेके चला जाता हूँ, आज भी बाई चांस इसकी डेट है मेरी। ये डीसीआर साहब सुनते हैं, मैं इनको कह देता हूँ, इनको आसमान थैंक यू सर, जल्दी डिसाइड कर लें। ठीक है, बिस्मिल्लाह। सर मैं यूनियन काउंसिल पगवाड़ी तहसील मरी से आया हूँ और मैं किसी अपने ज़ाती मसले के लिए नहीं आया हूँ। एक स्कूल का मसला है हमारा गवर्नमेंट हाई स्कूल है पिछले कोई 40 साल से। ठीक है, उसकी जगह है 2 कनाल 18 मरले। अच्छा, लेकिन मौजूद जगह जो है वो 18 मरले, 2 कनाल लोगों को इर्द गिर्द के लोगों ने उस पर कब्जा किया हुआ। मुख्तलिफ मौके पर मुख्तलिफ जगहों पर ये चीज़ हम पुट अप कर चुके हैं, स्कूल के हवाले से भी, हर हवाले से, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा। नहीं तो स्कूल अभी जो बना हुआ स्कूल कितने एरिया पे बना हुआ है? 18 मरले में। वो कहते हैं जगह उसके लिए मुख्तसर 2 कनाल 18 मरले, 4 दीवारी कितने पे हुई है उसकी? 18 मरले के अंदर। लेकिन आप कहते हैं कि वहाँ में कमी लोग हैं ना, ठीक है, उन लोगों ने उस पर कब्जा किया हुआ वो बहुत अरसे से, और एजुकेशन के डिपार्टमेंट ने 1-2 बार कोशिश की है। ठीक है, लेकिन वो उस पर वही जो लोग बड़े लोग हैं उन लोगों के कब्जे हैं, वो लोग वहाँ पे नहीं घर बने हुए हैं या खाली ज़मीन है? वो 2 कनाल नहीं, दुकानें वगैरह बनी हुई हैं। अच्छा, हाँ, घर वगैरह नहीं है, दुकानें इस तरह की चीज़ें, इस तरह का वो पगवाड़ी में। ये यूनियन काउंसिल पगवाड़ी का आप कहते हैं तो मैं आपको दरख्वास्त भी दे दें, मैं उसको सीओ साहब को कहता हूँ, आप चेक करा लेते हैं। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, आखिर में क्या कहना चाहेंगे रावलपिंडी के लोगों को और लोगों के जो मसाइल जिनके ऊपर अभी आज हमने बात की, ये कैसे बेहतर होंगे आने वाले वक्तों में? मेरी तो कोशिश ये होगी कि मैं ओपन डोर पॉलिसी पे काम करता हूँ। जब मैं ऑफिस में बैठा हूँ तो एवरीबडी कैन कम टू माय ऑफिस। मेरा जो सरकारी नंबर है तमाम लोगों के पास है, उसको हम चेक भी करते हैं और आप ज़रूर हमें हाईलाइट करें। डेफिनेटली कुछ काम होने वाले होते हैं, कुछ नहीं होने वाले होते हैं, कुछ लोगों के क्रॉनिक प्रॉब्लम्स होते हैं जिस पे टाइम लगता है, लेकिन जो होने वाले काम हैं वो आपको होते हुए नज़र आएंगे। और मेरी मेरी टीम है उसको यही डायरेक्शन है कि वो फील्ड में ज़रूर निकलें, लोगों से मिलें और मौका देखें और चीज़ों को मौके पे हल करें। दफ्तर का भी टाइम दें और असिस्टेंट कमिश्नर को अपनी पूरी जो तहसील है फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, उसके इश्यूज़ क्या हैं, उसके प्रॉब्लम्स क्या हैं और वो कैसे उसको रिजॉल्व करना चाहिए, शॉर्ट टर्म, मीडियम और लॉन्ग टर्म तीनों को साथ। रावलपिंडी की एक बड़ी सियासी शख्सियत और इस वक्त हमारे मौजूदा वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब कहते हैं कि लई जिस दिन मुकम्मल हो गया, इसका मामला हल हो गया तो मैं सियासत छोड़ दूँगा। ठीक है, तो
कितनी तेज़ी से काम जारी है, कितना जल्दी नताइज मिलेंगे? डेफिनेटली उस पर जी पूरी, क्योंकि RD उस पर काम कर रहा है, कमिश्नर साहब उसके हेड हैं, उसको देख रहे हैं। तो हमारी जो उसमें लैंड एक्विजिशन के हवाले से ये जो बाकी हमारी रिक्वायरमेंट है डिस्ट्रिक्ट की तरफ से, वो हम उनके साथ एज ए टीम काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह जितनी जल्दी हो सकेगा उसको प्रोसेस किया जा रहा है। जी ताहिर फारूक साहब, सर आपका बहुत शुक्रिया। आज आपकी खुली कचहरी में हमने अपनी अवामी कचहरी लगाई, आपसे भी बातचीत हुई, लोगों के मसाइल भी सुने, आपने वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। आपके साथ मौजूद हैं उस्मान अशरफ साहब, ADCR रेवेन्यू, आपका बहुत शुक्रिया। आपके साथ मौजूद है नायब तहसीलदार रावलपिंडी, आपने भी बातचीत की लैंड रिकॉर्ड के हवाले से, लैंड के मामलात के हवाले से, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि जितनी बातें हमने की है इन पर आप लोग अमल दरामद करवाएंगे और आने वाले दिनों में चीज़ें बेहतर होंगी। इंशाल्लाह आपको थैंक यू वेरी मच। आप यहाँ तशरीफ़ लाए, आपने खुद देखा, और हम कोशिश करेंगे कि लोगों के जो पब्लिक इश्यूज़ हैं, जो इनके एक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम सॉल्व करें। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू जी नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम देखा अवामी कचहरी। हमारी कोशिश है कि हम लोग अवामी कचहरी, अवामी मसाइल को हाईलाइट करें, अवाम की बात करें, और ये सिलसिला इंशाल्लाह इसी तरह जारी रहेगा। अपने मेज़बान कैसर खान थनौली को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।